हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के परमाणु और अणु। इसके पहले एक हम वीडियो डाल दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। चलते हैं हम अपनी अपनी क्लास की ओर। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम पहले ही बता दिए थे। बहुत लोग आए थे, कनाड आए थे और डाल्टन भी आए, और जैसे डेमोक्रिटिस, लूसीपास, ये सब बहुत आदमी आए। सब अपना अपना कनाड, ये सब अपना अपना परिचय दिए। अणु के बारे में, परमाणु के बारे में बताएं। परमाणु के बारे में चलते हैं अपनी ओर हम। चलिए, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता है क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कुछ किसी चीज को नापने के लिए, किसी चीज को मापने के लिए उसे हम क्या कर सकते हैं? तराजू से नहीं नाप सकते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान को हम तराजू से नहीं नाप सकते हैं। ये नहीं कि तराजू ला लेंगे और उससे नापा जा सकते हैं, वो नहीं नाप सकते हैं। तो एक उसका एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान फिक्स है, एक परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है, उसी के अनुसार हम नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहले परमाणु द्रव्यमान की इकाई का ऑक्सीजन का लिया गया था। किसका लिया गया था? सबसे पहले ऑक्सीजन का परिचय दिलवाया। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, लगभग होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। तो 8 का दुगना हो जाएगा, 8 का दुगना हो जाएगा 16। तो ये 16 लिया, 16 लिया। तो 1/, कितना लिया? 16। 1/16। तो 1/16 भाग को इकाई के रूप में माना। तो ये देखा कि कुछ मान जो हो रहा है, कुछ वैल्यू हो रहा है, गलत भी निकल रहा है, कुछ वैल्यू सही भी निकल रहा है। पर इसको लास्ट में कौन बताया? इसको बताने वाले जो थे वो थे 1961 में आए, संशोधन किया गया। मतलब ये जो निकाले, 1/16 जो निकाले, ये एक गलत था। फिर उसको संशोधन किया गया। तो 1961 में किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब हुआ? संशोधन जो किया गया 1961 में। और यहाँ पे देखना होगा C12 लेके चलना पड़ता था। कितना? कार्बन का 12 द्रव्यमान जो होता है, कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान होता है 12। 12 लेके चला, एक वैल्यू लेके चला, तब इसने समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। तो एक यूनिट माना गया। तो किसी चीज का हमको यूनिट मानना पड़ता है, एक इकाई मानेंगे। जैसे एक इकाई मान लेते हैं, एक इकाई निकल जाता है। जैसे मान बात करते हैं कि एक आम का दाम अगर 2 रुपया है, तो एक इकाई है, ये एक इकाई होता है। हमको निकालना है 5 आम का दाम। किसका निकालना है? 5 आम का दाम निकालना है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो किसी चीज का उससे क्या होता है? एक इकाई लेके चलना पड़ता है। और इकाई अगर मालूम हो जाए तब हम सभी चीज का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चलिए, अब एक अर्थ समझ लेते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो इसका अर्थ क्या होता है? सोडियम का एक परमाणु में कार्बन का परमाणु के 23 गुना है। कार्बन के परमाणु का कितना गुना है? 23 गुना। तो मतलब कार्बन का 12वां भाग जो है एक इकाई मान लिया गया। कार्बन का 12वां भाग को यूनिट मान लिया ये परमाणु द्रव्यमान में। तो कार्बन का सोडियम एक परमाणु जो होगा, कार्बन के 12वां जो हिस्सा होगा उसके 23 गुना होंगे। चलिए आगे हम जानते हैं। मान लेते हैं कि कार्बन है 3 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन है और उसमें 3 ग्राम कार्बन में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 4 ग्राम का संयोजन करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 1 ग्राम में कितना कार्बन, 1 ग्राम में कितना ऑक्सीजन लगा होगा? 3 ग्राम में 4 ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन में 4 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम में 4/3, 3 यहाँ भाग लग जाएंगे। और इसको हम तोड़ेंगे तो 1.33 ग्राम हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन का इतना हो जाएंगे। अगर हम अब इसी में हम क्या करेंगे? 12 ग्राम कार्बन में कितना हो जाएगा? 4/3 गुना 12 हो जाएगा कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन।
16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस तरह हम निकाल सकते हैं, किसी चीज का हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जब तो हमको क्या मालूम हुआ, पहले हमको एक यूनिट निकालना पड़ा। एक कार्बन के परमाणु में एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना था, 4/3 ग्राम। तो 12 कार्बन, हमको हमेशा 12 लेके चलना है ना। 12वां हिस्सा कार्बन का 12वां हिस्सा एक यूनिट माना गया। तो 12 ग्राम कार्बन में कितना ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये चीज हमको समझने में आ गए। चलिए आप जानते हैं कुछ ऐसे अब सब चीज का हमको द्रव्यमान निकालना, तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो कुछ हम ट्रिक लगाए हैं। जैसे किसी का परमाणु संख्या 2 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएंगे, 4 दुगना। सम रहे तो दुगना कर देना है, विषम रहे ना तो उसमें क्या करना है, विषम जब रहे तो उसमें एक क्या करना है, गुना करके एक जोड़ देना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे विषम में रहे, विषम रहे तो डायरेक्ट गुना करके एक जोड़ देना, विषम रहे तो गुना करके एक जोड़ देना। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना था, सोडियम का परमाणु संख्या था 11, कितना था 11, तो 11 दूनी 22 करना है, 22 + 1 लगभग के लिए हम ये लगभग के लिए मानते हैं कि 11 दूनी 22 21, ये हम सूत्र पे अनुमानित कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन का होता है कितना, 7, नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का 7। अब 7 दूनी 14 1 15 भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14 1 15 भी लगभग लेके चल सकते हैं, तो इस तरह हम लगभग लेके चल सकते हैं। तो ये अनुमानित लगभग हम ले चलते हैं। अगर परमाणु संख्या x सम या विषम हो, सम रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई करना है, विषम रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देना है, 2 मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देना। जैसे 11 था तो 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया, 23। तो वो क्या था, 11 था विषम के लिए ये सूत्र लगाना है, और सम के लिए 2x। x जो है क्या, परमाणु संख्या निर्धारित करता है। तो ये चीज समझने में आगे हम जानते हैं परमाणु किसी प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं परमाणु, अब हम जानेंगे। पहला जानते हैं 2 तरह के अस्तित्व में रहते हैं, अणुओं के रूप में रहते हैं और आयनों के रूप में परमाणु रहते हैं। तो पहले हम जानते हैं अणु किसे कहते हैं। अणु होता है किसी पदार्थ तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है, कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के सहयोग से अणु बनता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से क्या बनता है, सहयोग से बनता है अणु। जैसे देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिला देंगे तो 1 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन, तो ये भी क्या, हाइड्रोजन का अणु हुआ, क्या हुआ, हाइड्रोजन का अणु। अब जानेंगे परमाणुकता, एटॉमिकली जानेंगे। तो ये परमाणुकता क्या होता है, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे जितना परमाणु होंगे उसी का उतना परमाणुकता कहेंगे। जैसे O2 है, इसमें कितना है, 2, तो इसको हम कहेंगे द्विपरमाणुकता। 8 है तो अष्टक परमाणुकता, अगर ये 4 है तो चतुर्थक परमाणुकता कहेंगे। तो ये चीज आपको समझने में आ गया, अणु समझने में आ गया। किसी पदार्थ में, पदार्थ जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें, जैसे चीनी एक क्या हुआ, पदार्थ हुआ, C12H22O11,
ये एक पदार्थ हुआ। इसमें जो सूक्ष्म कण क्या क्या मिल गया है, कार्बन मिला है, हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है। तो ये एक तरह से क्या बना, यौगिक बना। क्या बना, यौगिक। यौगिक बन करके हम ये इसको स्वतंत्र रूप में रख सकते हैं। जैसे चीनी को हम रख सकते हैं स्वतंत्र रूप में। कैसे, चीनी, चीनी यहाँ पर रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा चीनी उड़ जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो स्वतंत्र में हम रख सकते हैं। लेकिन परमाणु को आप स्वतंत्र में नहीं रख सकते, परमाणु को स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकते हैं। इसके अंदर जो अणु रहेगा उसको भले हम सूक्ष्म कण जो होगा उसको हम स्वतंत्र में रख सकते हैं। तो ये चीज समझने में आ गया। पी फास्फोरस का होता है, फास्फोरस जो है उसका चतुर्थ परमाणुकता होते हैं। अब जानते हैं यौगिक। यौगिक क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जानते हैं किसी यौगिक के एक अणु में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। अब ये जो हम बताएं उसी का ये डिफिनेशन जो था, ये जो था उसी का डिफिनेशन था। किसका, C12H22O11। इसमें क्या था, भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न एक अणु में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व मिला। अब देखिए इसमें भिन्न भिन्न तत्व कौन, कार्बन मिला है, हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, तब ये क्या बना, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यौगिक कहेंगे। तो जल का यौगिक, जल का यौगिक में दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गए। परमाणु द्रव्यमान समझने में आ गया। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान से किससे कंपेयर किया गया था, 1/16 से, ऑक्सीजन से। फिर IUPAC ने उसको क्या किया, संशोधित किया 1961 में, और कार्बन का 12 लिया, 1/12वां भाग को यूनिट मान लिया, एक यूनिट मान लिया, और एक यूनिट लेकर के चला। अगर 3 ग्राम कार्बन में ऑक्सीजन है 4 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन में 4/3 ग्राम। तो कार्बन का हमको कितना लेना है, 12। तो 12 ग्राम कार्बन में कितना हो जाएगा, 16 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होता ही है 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि एक ऑक्सीजन गैस का कितना होता है, 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8। कितना होता है, 8 होता है, और 8 का दुगुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान लगभग दुगुना करके हम बनाएंगे, और ये चीज समझने में आ गए। तो ये चीज आपको समझने में आ गए। अब जानते हैं हम आयन के बारे में। आयन होता है क्या, तो आयन, इसके पहले हम पढ़ लिए थे कि कोई भी चीज, दो चीज रगड़ने पर उसका आयन, उसका जो इलेक्ट्रॉन दूसरे पर आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो खो देता है। जो इलेक्ट्रॉन खो दिया दूसरे में इलेक्ट्रॉन चल गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो हो जाता है ऋण आवेश, और जो जिससे निकल गया वो होता है धन आवेश। तो ये चीज तो हम पढ़ लिए हैं। जैसे कोई चीज, दो चीज रगड़ने पर, ऊनी कपड़ा, जैसे और जैसे बात करते थे, क्या कहते हैं, छाल को रगड़ा जाता है, और जैसे हम कांच और ऊन के कपड़ा को अगर रगड़ेंगे तो उसमें जो होता है आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह हम जानेंगे आयरन नहीं, आयन है, सॉरी, आयरन हम बोल दिए। आयन जो है, आयन होता है क्या, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण जैसे करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋण आयन हो जाएगा। जैसे हम इसके पहले अब पढ़ ले, जैसे देखिए इसमें क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है, 17। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर के बाद दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि अच्छा से पढ़ना है। वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है। तो क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 7। तो ये 8 पुराने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु जो है अस्थाई होने के लिए वो 8 पुराना चाहता है। लास्ट में क्या पुराना चाहता है, 8। तो ये 8 पुराने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे लिया तो 2 8 8 हो गया। तो किसी से लिया तो मान लीजिए कि सीधी सी याद रखिएगा, कोई किसी से लेता है तो वो क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे लिया तो इस पे क्या हो गया, देखिए तो माइनस चार्ज, तो इसी को बोलते हैं हम ऋण आयन। और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम, सोडियम का देखिए तो 11 होता है, सोडियम का 11, तो ये हो गया 2 8 1। तो ये 8 पुराने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे दिया तो 2 8 पूरा, तो 8 सब पुराने के लिए 8 चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो यहाँ पर 1 प्लस हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 प्लस। जैसे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का होता है कितना, कैल्शियम का होता है कितना, 20 होता है। तो ये 8 पुराने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो Ca पर क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, 2 प्लस, या 2 प्लस लिख सकते हैं, या Ca पे प्लस भी लिख सकते हैं, 2 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज समझने में आ गया। तो आयन होता है क्या, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। अगर त्याग करेगा तो उस पर धन आवेश हो जाएगा, और जो ग्रहण करेगा उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋण आवेशित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आवेशित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आयन। तो समझने में आ गया। एग्जाम्पल ये हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ। ये धन आयन इसलिए हुआ क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग किया। ये ऋण आयन इसलिए हुआ क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो समझने में आ गया। आगे अब चलते हैं। परमाणु और आयन में कभी पूछ देगा, परमाणु और आयन में अंतर बताएं। तो परमाणु और आयन में अंतर क्या होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं परमाणु विद्युत उदासीन, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो परमाणु विद्युत उदासीन इसलिए होते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस। अगर मान लेते हैं परमाणु संख्या सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 क्या है, प्रोटॉन। तो ये हो गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। दोनों को अगर प्लस माइनस अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब वो उस पर कोई आवेश होगा नहीं। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे कोई आवेश, ये क्या कहते हैं, परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। जैसे हम कहते हैं कोई भी ले लिए, जैसे तार ले लिए। तार अगर मान लेते हैं ये तार है, तो इसमें जो मौजूद तार जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर इसमें मौजूद है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मौजूद है। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ रहा है। जब हम इसको क्या करेंगे, बोर्ड में जैसे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, बहना चालू कर देगा, तब ये उदासीन नहीं रहा। पर अभी ये उदासीन है क्योंकि यहाँ से हम इधर भी छुएंगे तो करंट आएगा नहीं, क्योंकि ये अभी उदासीन है, क्योंकि ये बिजली में डाला हुआ नहीं है। और इसी को अगर बिजली में डाल देंगे तो ये उदासीन नहीं रहा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पास होने लगेंगे। तो अभी क्या है, ये उदासीन है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, एक तरह से उदासीन होगा, मतलब वह बराबर है दोनों। तो ये चीज आपको समझने में आ गया। परमाणु विद्युत उदासीन क्या होते हैं, तो ये भी पूछ देगा, तो ये बताना होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। चलिए, तो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, पर आयन देखिए, आयन में होते हैं धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत विस्तार से दिया है, जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैसे खोजा गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, परमाणु बला में। देखिए परमाणु में ये बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें भी देखिए 8 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि ये भी परमाणु है। 17 परमाणु है इसमें कितना है, 11। ये भी 8 से कम हुआ, ये भी 8 से कम हुआ। तो वही चीज हम बता रहे हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ेंगे आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आयन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 ही। तो देखिए प्लस आयन था, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस आयन था, इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज आपको समझने में आ गया। ये बहुत क्रियाशील होते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होते हैं इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, ये अस्थाई नहीं है और ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ये अस्थाई हो जाते हैं। तो सब सोचता है अस्थाई होने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो ये अस्थाई हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये अस्थाई हो गया। सब 8 पूरा करके साइलेंट हो जाते हैं। तो ये देखिए ये निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय। जैसे आर्गन हुआ, नियॉन हुआ, ये सब क्या होता है? नियॉन, आर्गन। आर्गन का भी लास्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन के लास्ट में होता है, नियॉन जैसे 10 होता है तो 10 होता है, तो नियॉन के लास्ट में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 8 ही होगा। तो ये निष्क्रिय गैस कहलाता है, निष्क्रिय गैस। तो ये चीज समझने में आ गए। तो परमाणु और आयन में अंतर बताएंगे तो ये बता देना है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, आयन धन आयन ऋण आयन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे देखिए इधर भी है, इधर भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है कम। ये बहुत क्रियाशील होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में आयन में जितना आयन बना, ये आयन बना, इधर देखिए आयन लिखे हैं, इधर आयन, तो इसके लास्ट में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आगे जानते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से आयन बनते हैं तब उसे आयन को ही तथा संयुक्त आयन कहते हैं। संयुक्त आयन कहते हैं। संयुक्त आयन होता है क्या, समझिएगा। संयुक्त आयन जो होता है, संयुक्त आयन जो होता है, ये संयुक्त आयन मतलब जोड़ना। संयुक्त आयन मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त आयन भी कह सकते हैं या अथवा इसको बहु परमाणु भी आयन भी कह सकते हैं, संयुक्त आयन भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे सोडियम परमाणु दे दिया, सोडियम परमाणु में और सोडियम आयन में, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर बताने के लिए। तो सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, सोडियम आयन क्या होते हैं? सोडियम आयन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, ये बताना होगा। सोडियम में परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? सोडियम आयन और सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के बारे में अंतर बताएं। तो सोडियम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, पर इसमें क्या बताना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो चलते हैं हम आगे, इसके बाद अब जानेंगे परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करते हैं उसे क्या कहेंगे? बहुपरमाणुक आयन कहेंगे। अब देखिए बहुपरमाणुक आयन मतलब हुआ एक से अधिक परमाणु आयन हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये अब परमाणुओं का समूह होना चाहिए, परमाणुओं का वह पुंज मतलब समूह का ये पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखिए कार्बोनेट का आयन कितना है? -2। तो ये निकला हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानना है तो 11th में पढ़ेंगे। सल्फेट का आयन तो ये होता है SO4 का कितना आयन है? -2 आयन। तो चलते हैं हम आगे। परमाणु और अणु में अंतर बताना है। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु। छोटा से छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन अणु क्या होता है? तत्व या यौगिक का वह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो परिभाषा यहाँ से भी आप बता सकते हैं परमाणु का, किसी तत्व का सबसे छोटा कण उसे हम परमाणु कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ये भी बता सकते हैं। आगे जानते हैं, परमाणु होता है गोलाकार का, अणु होता है सीधी सी होंगे, त्रिभुजाकार का होंगे, चतुर्भुज का आकार का इत्यादि इस तरह होंगे।
परमाणु क्या होते हैं? सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं होते हैं, पर इसे रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जाता है। किसको? अणु को रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जाता है, पर इसको विभाजित नहीं कर सकते हो। इस परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जितने भी परमाणु हैं, तो हम बताए थे सबसे पहले वैज्ञानिक लोग बताए कि जितने भी पदार्थ हैं उसके अंदर सबसे छोटा से छोटा, छोटा से छोटा कण को क्या कहेंगे? परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या मौजूद है, तो ये सब बताने वाला आगे वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज करने वाला जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जैसे अन्य जो है नील्स बोर, रदरफोर्ड और ऐसे चैंडविक, ये सब के बारे में हम जानेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का खोज किया, इसके बारे में हम जानेंगे। अणु परमाणुओं से बने होते हैं। अणु किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, और यह रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। कौन? परमाणु। और अणु अंदर में रासायनिक बंधन बनाते हैं, अंदर में। अब जानते हैं कुछ ऐसे ऐसे सवाल भी है। अमोनिया के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जानते हैं हम, जैसे जानेंगे हम सोडियम की परमाणु संख्या जो होते हैं सोडियम का या अमोनिया का, अच्छा अमोनिया का, सॉरी, अमोनिया का होता है, अमोनिया जो बना है नाइट्रोजन और ये बना है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसका अनुपात निकालने बोल रहा है, 1:3। कैसे निकला 1:3? तो ये जानेंगे। नाइट्रोजन का जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है? 14। परमाणु द्रव्यमान होता है 14। और इसका होता है कितना? हाइड्रोजन का हो जाएगा, जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब जानते हैं इसमें हो गया 14, परमाणु द्रव्यमान हो गया 14, और इसका स्पेशल कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? इसका होता है ऐसे, अभी है 3, पहले है 3 ग्राम, 3 ग्राम और 14 ग्राम, ये है। पर होता है क्या? सोडियम का एक परमाणु में, सोडियम का एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 3 तब 3 हुआ है। तो आगे हम जानते हैं 14/14, अगर x मान लेते हैं, इसको x ले लेते हैं और y ले लेते हैं, इस तरह हम ले लेते हैं, या y ले लेते हैं, y और यहाँ पर ले लेते हैं x। तो 14/14 करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएंगे? 1। और हम जानते हैं 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो ये हो जाएंगे, अच्छा 3 नहीं, 1/3 नहीं, x/y हो जाता है, 3/1 करेंगे तो ये हो जाता है 3। तो इससे हमें मालूम हो गया कितना परमाणु द्रव्यमान कितना मालूम अनुपात में हो गया? 1:3। और यही हो जाता है 1:3। इस तरह हम निकाल सकते हैं, इस तरह हम निकाल सकते हैं। जैसे कहेगा पानी का, किसका बोल देगा? पानी का, पानी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया पानी का, पानी लिख दिया, पानी मतलब जल, जल, जल का होता है शुद्ध H2O होता है। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन हो गया 2, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन का एक ही परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु में 1 ग्राम होते हैं, तो 2 परमाणु 2। ऑक्सीजन हो गया कितना? ऑक्सीजन 16, 16 का 16 हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा? भाग देते हैं इसी में ना, इसी में भाग देते हैं हम, y में x में y से भाग देते हैं। ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x और y, x/y करिएगा तो 2/1 करना है तो क्या हो जाएंगे? 2। और यहाँ पे 16/16 करना है, 16/16 करना है तो कितना हो जाएंगे? 1। 16/16 करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 1। इसीलिए इसका परमाणु कितना हो गया? जल का परमाणुओं का अनुपात कितना हो गया? 2:1। कितना हो गया? 2:1। तो इस तरह हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये वीडियो आपको बहुत जगह बच्चे के पास शेयर करना है, जो कि ये वीडियो जो बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं, 9th का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं,
वो 9th का तैयारी करके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये भाग ले सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर ये समझ जाते हैं तो आपको 9th अगर समझ लेते हैं 10th समझने में बहुत आसान होंगे। चलते हैं, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।